Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज क्लास 12 की एनसीईआरटी फर्स्ट का चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला लेक्चर ले रहे हैं मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट हम मैग्नेट का भी देखेंगे, साथ ही साथ करंट कैरिंग कॉइल्स का भी, और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे कैसे डील करते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिज्म की कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म बेसिकली एक फिनोमिनन है ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने का जो फिनोमिनन है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। इट इज सम काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी जो भी बॉडी पॉजेस करती है, रखती है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट ही तो है जैसे आयरन जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। वन थिंग। नाउ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट पर बात कर लेते हैं। यदि एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, अपन लटकाएं, तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा। क्यों? अर्थ की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना? तो अर्थ का जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है उधर साउथ होता है मैग्नेटिक, तो हमारे सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके के मैग्नेट का जो साउथ पोल है उससे ज्योमेट्रिकल साउथ पोल जो अर्थ का है वो अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। फिर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ पोल को कहीं से ले आएंगे, साउथ पोल को अलग से लेकर आएंगे। पूरा एक सेट होगा, पेयर ऑफ द मैग्नेट होगा, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ पोल साथ में ही होगा उस मैग्नेट का। और मैग्नेट कैन इंड्यूस द मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। काफ़ी दिन तक एक ऑल पिन को मैग्नेट के साथ में टच करके रखें आप, तो उसमें भी थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो हम कह सकते हैं मैग्नेट कैन इंड्यूस द मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। हमने कहा ऑल पिन जो आयरन का बना हुआ है उसमें, ऐसा नहीं लकड़ी को रख दिया तो उसमें आ जाएगा, है ना? तो मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। और मैग्नेट ही है जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज। चलिए, अब मैग्नेटिज्म का श्योर शॉर्ट टेस्ट जो होता है वो रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन नहीं। आपको पता है अट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है, रिपल्शन की भी। अभी बात की कि अनलाइक पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल से रिपेल करते हैं। लेकिन रिपल्सन से ही मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट होता है। क्यों? मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन रॉड एज वेल एज द अपोजिट पोल। आयरन रॉड है चाहे मैग्नेटाइज नहीं है, फिर भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है कि नहीं? तो आयरन रॉड मैग्नेट थोड़ा ही है, और अपोजिट पोल जो होते हैं वो भी मैग्नेट के अट्रैक्ट होते हैं। तो इट इज़ नॉट ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम आयरन रॉड को मैग्नेट नहीं कह सकते हैं कि वो अनमैग्नेटाइज है फिर भी अट्रैक्ट हो रही है। बट इफ ए रॉड इज रिपेल्ड विथ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ए मैग्नेट, तो इसका मतलब तो वो रॉड क्या है? मैग्नेटाइज है। कोई भी अनमैग्नेटाइज रॉड होगी आयरन की तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी, कभी रिपेल होगी नहीं। लेकिन अगर वो अपोजिट पोल होगा किसी में दूसरे मैग्नेट का तो ही वो रिपेल होगा। ये सुनो, तो फिर चाहे उस पर लिखा नहीं हो, हमें पता नहीं हो कि वो मैग्नेट है दूसरा, लेकिन रिपेल हो रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेट है। तो इससे पता लगता है कि शॉर्टेस्ट टेस्ट क्या होता है? रिपल्शन होता है। अब जो बार मैग्नेट है उसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मान लीजिए एक मैग्नेट है हमारा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन दिखाया है साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक लेंथ, ये ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाती है। अब वन बाई वन बात करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं? एंड के नियर जो पॉइंट जहाँ की मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये पी पॉइंट जो दिखाएं जहाँ मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये एंड से थोड़ा सा इनसाइड के अंदर होते हैं। इफेक्टिव और मैग्नेटिक लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, जैसे हमने बताया कि जो
पोल्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है थोड़ा सा एंड से इनसाइड में होता है, तो इन दोनों पी के बीच का जो सेपरेशन है इट इज नॉन एज इफेक्टिव और मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। व्हाट अबाउट द ज्योमेट्रिकल लेंथ? एग्जैक्टली ज्योमेट्री की जो लेंथ है एंड टू एंड का सेपरेशन है इट इज नॉन एज द ज्योमेट्रिकल लेंथ। इनमें इन जनरल जो रिलेशन होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5/6 टाइम्स होता है मैग्नेट की लेंथ पी से पी। लेकिन कभी भी आपको न्यूमेरिकल में कहा जाए लेंथ ऑफ द मैग्नेट, उसका मतलब आप एग्जैक्टली मैग्नेट की ही लेंथ मानेंगे, उसको आप 5/6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सोचेंगे ये तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है ना। तो ऑलवेज जो गिवन होता है न्यूमेरिकल में वो मैग्नेटिक लेंथ ही गिवन होती है, पोल टू पोल ही गिवन होती है। फाइन। मैग्नेटिक एक्सेस क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग पोल्स ऑफ द मैग्नेट और द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेट। लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेट इज नॉन एज द मैग्नेटिक एक्सेस। ये जो हमने देखा था, ये लाइन जो पास हो रही है पोल से, इट इज नॉन एज द मैग्नेटिक एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस और मैग्नेटिक इक्वेटर से क्या मतलब है? लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां की जीरो या मिनिमम मैग्नेटिज्म होता है वो कहलाता है न्यूट्रल एक्सेस या मैग्नेटिक इक्वेटर। Perpendicular plane passing through the magnetic axis, vertical plane passing through the magnetic axis of a freely suspended magnet, it is known as the principal magnetic meridian। ये जो प्लेन दिखाया हमने ये कहलाता है प्रिंसिपल मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके पैरेलल जितने भी दूसरे प्लेन होंगे दे आर आल्सो द मैग्नेटिक मेरिडियन, बट दे आर नॉन एज द सेकेंडरी मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल से क्या मतलब होता है। ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड ए मैग्नेटिक डाइपोल। मान लीजिए आपके पास में दो पोल्स हैं, अपोजिट नेचर के, स्ट्रेंथ तो बराबर होती है और एक फाइनाइट सेपरेशन डी पर है, तो ये सेटअप कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन ऑफ द पोल, मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन ऑफ द पोल। पोल स्ट्रेंथ जो होता है एम होता है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। क्या होती है? एम्पियर मीटर। और डाइपोल मोमेंट की होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। वो NIA जो कि आपका करंट कैरिंग लूप होता है उससे डिफाइन होती है। डायरेक्शन दी जाती है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल एंड अलोंग द एक्सिस। ये डायरेक्शन जो दिखाई गई है डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ। फाइन। अब देख लेते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट पर और कैसे डील करेंगे उन्हें। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ ए बार मैग्नेट इज कट अलोंग द एक्सिस और इक्वेटर इन n इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट 3 पार्ट मतलब लेकिन इक्वल पार्ट्स में, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट बिकम्स m/n। ये प्रूव करना, 2 में करेंगे तो m/2 होना चाहिए, 3 में करेंगे तो m/3 होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा। ये कोई बार मैग्नेट है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ साउथ और नॉर्थ की बराबर है, MP कह दिया। MP यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेपरेशन मान लीजिए इनका L है, लेंथ है L है। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट हो गया एक का पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द सेपरेशन, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है इसको कट कर दें आइदर एक्सिस के लॉन्ग या इक्वेटर। तो पहले एक्सिस का देख लेते हैं। एक्सिस के लॉन्ग कट कर दिया, एक पीस लेकर आ गए अपने यहाँ पर, राइट। तो जैसे एरिया हाफ हो गया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रहे पोल स्ट्रेंथ। तो हाफ हो गया ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो MP/2 MP/2 हो जाएगा। क्या लेंथ में कोई फर्क पड़ा है? नहीं, लेंथ तो स्टिल वही है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? एक का पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद द सेपरेशन बिटवीन द पोल्स L। MP × L क्या था? M।
तो एम डैश क्या हो गया, एम बाई टू। ये हमने चेक किया एक्सिस के अलॉन्ग एम बाई टू हो गया। अब एक काम करते हैं, इक्वेटर के अलॉन्ग कट करेंगे इसको, इक्वेटर के अलॉन्ग कट कर दिया, ये दो पार्ट में कर दिया, राइट। इस पर एरिया में चेंज नहीं आएगा, लेकिन लेंथ हाफ हो गया आपका। क्योंकि एरिया में चेंज नहीं हुआ है तो पोल स्ट्रेंथ में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक बात है। सेपरेशन दोनों पोल्स के बीच का हाफ हो गया, एल बाई टू हो गया। इसका फाइंड करते हैं अपन डाइपोल मोमेंट। एक का पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद द सेपरेशन एल बाई टू, एम पी इंटू एल, वो क्या था, एम पी इंटू एल क्या था, कैपिटल एम, यानी डाइपोल मोमेंट प्रीवियस का। तो दोबारा से एम बाई टू हो गया। तो हमने क्या देखा कि हम दो पार्ट कर दिए, तो दो इक्वल पार्ट कर रहे हैं, तो हर एक पार्ट का एम बाई टू हो गया। हम चाहे दो पार्ट एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हैं चाहे इक्वेटर के लॉन्ग, तो एम बाई टू हो जाता है। तो इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एम बाई थ्री एम बाई फोर हो सकता है। तो जनरलाइज एन पार्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा फिर, एम बाई एन। क्लियर है क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ये मैग्नेट कोई लकड़ी का बना नहीं है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। मैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम एक मैग्नेट होता है। दो पार्ट कर दिया तो दो में बट गया, 100 पार्ट में कर देंगे तो 100 में बढ़ जाएगा, एम बाई 100 हो जाएगा। सिंपल इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ ए बार मैग्नेट इज कट अलोंग द एक्सिस इन स्मॉल एंड इक्वल पार्ट्स, देन अलोंग द इक्वेटर, एक्सिस के लॉन्ग एन पार्ट कर दिए हैं, फिर इक्वेटर के लॉन्ग भी एन पार्ट कर दिए हैं, तो एक जो पार्ट निकल के आएगा, एक एक पार्ट जो निकल के आएगा, ईच पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट एम बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। एक बड़ा सा मैग्नेट ले लेते हैं जिससे कि आराम से हम एक्सिस और इक्वेटर के लॉन्ग कट कर सकें। इनिशियली इसके पोल्स का स्ट्रेंथ है एमपी और पोल के बीच का सेपरेशन एल है, तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट हुआ एमपी इंटू एल, राइट। अब हम एक्सिस और इक्वेटर के लॉन्ग कट कर रहे हैं। एक्सिस के लॉन्ग दो पार्ट कर लिए, इक्वेटर के लॉन्ग भी दो पार्ट ऐसे, है ना, काटने की कोशिश की है। तो एम बाई टू स्क्वायर हो जानी चाहिए, कहने का मतलब यहां पर ही है। तो कोई एक पार्ट निकाल के ले आए, ये ले आए, है ना, चार पार्ट हो गए एक तरीके से। वैसे देखा जाए तो देखो बिल्कुल सिंपल कि हर एक पार्ट का कितना आंसर आना चाहिए, एम बाई फोर होना चाहिए। कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सिंपल टेक्निक है। मैग्नेटिक मटेरियल का बना रहता है। मैग्नेटिक मटेरियल का हर एक एटम एक मैग्नेट है। चार पार्ट कर देते तो एम बाई फोर होगा, एम बाई फोर तो एम बाई टू स्क्वायर आना चाहिए आंसर। चेक कर लेते हैं, एक पार्ट लाए अपन, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो रहा है तो एम पी बाई टू, लेंथ भी हाफ हो रही है तो ये एल बाई टू हो गया। अब इसका निकालें अपन, तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद सेपरेशन, तो एम बाई फोर हो गया, या एम बाई टू का स्क्वायर हो गया। आगे भी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ द बार मैग्नेट इज बैंड फ्रॉम द सेंटर एट एन एंगल थीटा, इस पर बैंड कर रहे हैं, तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा एम साइन थीटा बाई टू। ये मैग्नेट है आपका, हर एक पोल का स्ट्रेंथ एम पी और पोल्स के बीच का सेपरेशन एल है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, एम पी इंटू एल। अब इसको बेंड कर दिया हमने सेंटर से। देखिए एरिया में तो कोई अंतर नहीं आया इनके एंड्स का, तो एम पी ही रहेगा, लेकिन ये सेपरेशन हाफ ऑफ एल बाई टू में बढ़ गया, क्योंकि सेंटर से बेंड किया हमने। क्लियर है ये बात। अब ये सेपरेशन मान लीजिए कुछ डी हो गया। अब तो हमारा डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, थीटा पर बेंड किया था हमने, एम पी इंटू डी, राइट। ये बाइसेक्टर लिया हमने। अब ये डी की जो वैल्यू हम निकालेंगे कितना आएगा, देखो एल बाई टू साइन, ये थीटा बाई टू होगा तो एल बाई टू साइन थीटा बाई टू आएगा। भाई एंगल के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, तो डबल कितना हो गया ये, ट्वाइस एल बाई टू साइन थीटा बाई टू, टू से टू काट दिया तो इतना आ गया हमारे पास में। एम पी इंटू एल क्या है, एम, तो आंसर क्या आ गया, एम साइन थीटा बाई टू। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट इफ ए बार मैग्नेट इज बेंड इन ए आर्क, पहले तो सेंटर से सिंपली बेंड किया था, इस बार आर्क में बेंड कर रहे हैं, विच मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट
इस रिलेशन से दिया जाएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है आपका, एल लेंथ है इसका और इसकी पोल स्ट्रेंथ है एम पी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, एम पी इंटू एल, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब ये आर्क में बेंड कर दिया हमने, ये आर्क का लेंथ तो एल ही होगा, लेकिन आर्क पर्टिकुलर एक सर्किल का पार्ट होता है, कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो सेंटर कोई एंगल थीटा सबस्टेंड कर रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। एरिया में कोई चेंजेस नहीं आया तो पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसका डाइपोल मोमेंट फाइंड करना चाहेंगे तो ये पोल्स के बीच का सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी, उसे डी मान लिया अपन ने, राइट। ये बाइसेक्टर प्लॉट किया तो पहले ये डी की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, तो डी फाइंड कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो ये डी बाई टू, देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा किया था, ये हाफ कितना हो गया हमारा थीटा बाई टू, तो एंगल के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन, तो आर साइन थीटा बाई टू हो जाएगा डी बाई टू। तो यहाँ तक ठीक है। तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा बाई टू। तो ये सेपरेशन आ गया। अब इजी है हमारे लिए डाइपोल मोमेंट फाइंड करना, है ना। साथ ही साथ इस थीटा को भी देख लेते हैं, थीटा क्या होता है, क्योंकि ये रेडियस हमें गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, तो रेडियस फाइंड करेंगे थीटा के टर्म्स में। थीटा क्या होता है, आर्क ओवर रेडियस, आर्क ओवर रेडियस। तो यहां से आर की वैल्यू हम एल बाई थीटा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना, फाइन। तो d की वैल्यू क्या हो गया, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, l बाई थीटा, तो ट्वाइस l बाई थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा बाई टू। ओके, अब मैग्नेटिक मोमेंट नया बेंड करने के बाद एम पी मल्टीप्लाई बाई डी, डी की वैल्यू भी प्लॉट कर दें यहां पर। ये टू को देखो नीचे ले आए हैं यहाँ पर, थीटा बाई टू, और एल को मल्टीप्लाई कर दिया एम पी इंटू एल। एम पी इंटू एल की वैल्यू हमें पता है कैपिटल एम है, तो एज इट इज हम इसको यहाँ रख देंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम साइन थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई थीटा बाई टू। क्लियर। ये बेसिकली एज ए टेक्निक भी, शॉर्ट टेक्निक्स के रूप में भी आप नोट करके रखो कि अब सिंपल क्वेश्चन ही आपको कह दिया भाई 60 डिग्री में बेंड कर दिया, तो आप यहाँ 60 रख दो, फटाफट से आंसर आ जाएगा एमसीक्यू वाला। लेकिन ध्यान रहे इसको आप किस में रखेंगे, रेडियंस में रखना। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, तो यहाँ पर पाई बाई 6 लिखना आप, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ 60 बाई 2 30 डिग्री हो गया, साइन 30 कितना हो गया 1/2, और फटाफट से आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट m1 m2 है एंगल थीटा पर, तो इनका रिजल्टेंट या नेट मैग्नेटिक मोमेंट सिस्टम का फाइंड करना है। मैग्नेटिक मोमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी दो वेक्टर्स हैं थीटा एंगल पर यदि होता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो किससे देते हैं हम, r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। आप वेक्टर वाला सीरीज देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं हमारी चैनल से, डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल दे देंगे इसका लिंक। तो अब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड m1, दूसरे का m2, तो ये क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 m2 कॉस थीटा। मान लीजिए दोनों मैग्नेट 90 डिग्री पर होते तो cos 90 0, तो सिंपल क्या हो जाता रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। यदि दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल होता है m, आप बताओ, और 90 डिग्री पर, तो कितना, क्या रूट 2m आ जाएगा। यस, क्लियर है ये वाली बात। ओके, अब जो हमारा बार मैग्नेट होता है दैट इज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं ये वाली बात कि ये सोलेनॉइड की तरह से बिहेव करता है। सोलेनॉइड प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा, आप उसे रेफर कर सकते हैं। सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक ए सिंपल बार मैग्नेट। सोलेनॉइड में इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस होती है, बार मैग्नेट भी देखिए नोड से लाइंस निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं। Thus, a bar magnet may be thought of as a large number of circulating current in analogy with the solenoid. तो हम बार मैग्नेट को सोलोनॉइड जैसा मान सकते हैं। फाइन। यदि हम बार मैग्नेट को दो पार्ट में आधा काट दें, जैसे कि सोलोनॉइड को दो पार्ट में काट दें, तो हमें दो स्मॉलर सोलोनॉइड मिलती है वीकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। इसी तरीके से बार मैग्नेट
को जब हम आधा कर देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आधी हो गई हैं उसकी, है ना। द फील्ड लाइंस रिमेन कंटिन्यूस, लेकिन फील्ड लाइंस फिर भी इसी तरीके से कंटिन्यूस रहेगी, नॉर्थ से साउथ में एंटर करेगी, नॉर्थ से साउथ में एंटर करेंगी। तो वन कैन टेस्ट दिस एनालॉजी बाय मूविंग ए स्मॉल कंपास निडल इन नेबरहुड ऑफ द बार मैग्नेट। साथ ही साथ चाहे हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड में देखें कंपास निडल को रखते हुए, तो ये जो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स है कंटिन्यूसली बने रहेंगे। हाफ कट कर दें और एक पार्ट बचा उससे फिर मैग्नेटिक लाइन्स प्लॉट करेंगे, फिर भी कंटिन्यूस फील्ड ही मिलना है चाहे सोलेनॉइड से। तो हम दोबारा से इस बात को कह सकते हैं कि हमारा बार मैग्नेट एज ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह से बिहेव करता है। नेक्स्ट बात इस प्रूफ के लिए, यदि हम एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो मैग्नेटिक फील्ड वही आता है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आता है जो बार मैग्नेट की वजह से आता है। ये वाला जो पॉइंट है एक्सियल पॉइंट के लिए मैंने ये कह दिया है, ए यहाँ पर इतना ही आता है। इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसको हम डिराइव भी करेंगे कि ये कैसे है एक्सियल पॉइंट पर। तो सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैल्यू में उतना ही मिलता है हमको। फाइन। तो फार एक्सियल जो पॉइंट है बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, बिल्कुल वैसा का वैसा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो सोलेनॉइड होता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, या बार मैग्नेट एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के जैसे बिहेव करता है। फाइन, ओके। अब एक करंट लूप, सोलेनॉइड क्या होता है, बहुत सारे करंट लूप से मिलकर बना होता है। एक जो सिंगल करंट लूप होता है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से ही बिहेव करता है। इसमें हम देखने जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैग्नेट की वजह से डाइपोल मोमेंट देखा था, क्या था, एक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई विद सेपरेशन, उसका एसआई यूनिट क्या था, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब हम एक सिंपल करंट कैरिंग लूप की वजह से डाइपोल मोमेंट देखेंगे, और क्या वही यूनिट आती है, क्या एक लूप भी डाइपोल यानी कि दो पोल्स हैं उसमें अपोजिट नेचर के, इक्वल स्ट्रेंथ के, नॉर्थ एंड साउथ। मान लीजिए करंट कैरिंग लूप है हमारा, ठीक है। अब सिंपल एक टेक्निक ध्यान रखने के लिए, व्हेन वी लुक एट एनी वन साइड ऑफ द लूप कैरिंग द करंट, करंट कैरिंग लूप के किसी भी तरफ से देखें, इफ करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट देखिए एंटी क्लॉक के डायरेक्शन में है, क्या इसमें नॉर्थ जैसा करंट जा रहा है, ये देखो ये एरो बना के दिखाया मैंने। तो इस साइड में कैसा पोल बनेगा, नॉर्थ, और अपोजिट साइड में कैसा बनेगा, साउथ। उधर से देखेंगे तो हमें ये अपोजिट डायरेक्शन नजर आएगा। तो आप सिंपल एक साइड से देखें, करंट आपको नॉर्थ में की तरह से होती हुई नजर आ रही है, और ये जो पोल्स होते हैं हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर इधर नॉर्थ है तो अनडाउटली दूसरी तरफ साउथ बनेगा। इधर मान लीजिए करंट ऐसे आती तो इधर साउथ बनता, तो इधर नॉर्थ। तो करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है हमारा। इसके डाइपोल मोमेंट को दिया जाता है एन आई ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ए फॉर दिस एरिया। ए क्या होता है, ये एरिया। डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और अगर इसकी एसआई यूनिट निकालें तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट होगी नहीं, आई फॉर एम्पियर और ए फॉर मीटर स्क्वायर। तो जैसा हमने देखा था मैग्नेट के केस में कि मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले से ही आती है ये वाली यूनिट। क्लियर है। अब इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर कॉइल is to be formed with current carrying wire having the length L and the current I. Find number of turns in the coil so forms as the magnetic moment is maximum. एक L लेंथ का वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको आपको बेंड करना है नंबर ऑफ टर्न्स में, आपकी इच्छा है जितने में, इतने टर्न्स में कीजिए जिससे कि मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम हो। ये बेंड कर दिया इसको अपन ने, तो कुछ ना कुछ रेडियस बन गया इसका, है ना। अब यदि इसको n टर्म्स में बेंड किया है तो ये लेंथ हो गई 2 पाई r, तो एक टर्न की हो गई मल्टीप्लाई बाई n, ठीक बात है। यहाँ से रेडियस निकाल लें l बाई
2πn हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA करंट कैरिंग लूप का, A पाई आर स्क्वायर, रेडियस L ओवर 2πn का स्क्वायर, सॉल्व कर लें, L स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर n स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक n भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बच रहा है यहाँ पर IL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πn, एक n बचेगा। क्या हम ये देख रहे हैं कि n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? यस। इसका मतलब n मिनिमम होगा तो m मैक्सिमम होगा। n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, यानी सिंपल एक टर्म में बेंड करेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सर्कुलर कॉइल्स PQR को टर्न किया है 5, 10 एंड 15 टर्न्स में, लेकिन वो हर एक को एक फिक्स लेंथ से टर्न किया है। 100 मीटर की लेंथ का वायर है, उसको पहले 5 में, फिर 10 में, 15 में। 5 वाले को P बोल दिया, 10 टर्न्स वाले को Q और 15 को Q। दोबारा से लेंथ फिक्स है, ये ध्यान रहे, है ना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा M ये था और गिवन लेंथ के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। n मिनिमम तो m मैक्सिमम है। हम यहाँ देख रहे हैं कि r में नंबर ऑफ टर्न सबसे ज़्यादा है और p में सबसे कम है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो गया कि r का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कम। तो बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर तो यानी m का सबसे कम, r का सबसे कम, q का उससे ज़्यादा और p का सबसे ज़्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? Next question, 3 coils in the shape of the equilateral triangle, square and regular hexagon are formed with the same current carrying wire of length L and current I. Arrange their magnetic moment in increasing order। बढ़ते हुए क्रम के अंदर हमको पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो टोटल लेंथ L है तो हर एक साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, L/3, ठीक है। इसका एरिया NIA जरूरत पड़ेगा ना, इसलिए पहले एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया क्या, इससे निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हाइट कह दिया हमने, है ना। हाइट आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, कैसे कि अगर ये साइड a है तो a/2 है ना, तो ये वाला साइड निकालेंगे तो √3/2a आ जाएगा। करके देखें आप, पॉज करके वीडियो को, पाइथागोरस से। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, b तो a के बराबर होगा आपका, b की जगह a रख दिया और h की जगह √3/2a रख दिया, 2 2 4 तो √3/4a² आ गया। a की वैल्यू रख दीजिए अब L/3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, 9 4 जा 36, है ना, 12 3 36 होता है। √3 से कट करके देखो, पॉज करके देखो वीडियो को, L²/12 √3 क्या ये आ जाएगा एरिया, फाइन। अब स्क्वायर में बेंड कर लेते हैं। स्क्वायर में बेंड किया तो आप बताओ हर एक साइड कितना हो जाएगा, अगर टोटल लेंथ L है तो क्या L/4 हो जाएगा, यस। तो पहले एरिया, एरिया तो आप जानते हैं स्क्वायर का स्क्वायर होता है सिंपली, तो L/4 का स्क्वायर यानी L²/16 आ गया। फिर एक और रेगुलर हेक्सागोन में बेंड करना है, राइट, तो 6 पार्ट में पूरा वायर बढ़ जाएगा, हर एक साइड क्या हो जाएगी L/6, राइट। तो ये 6 क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बढ़ जाता है, ऐसे फाइंड करो एरिया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय द 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने देखा था √3/4a² होता है आपका, राइट। और हर एक साइड कितनी है L/6, ये L/6। ये भी इंटरेस्टिंग है, जितनी साइड होती है हेक्सागोन के अंदर, रेगुलर हेक्सागोन में, इसके सेंटर से एज तक उतना ही सेपरेशन होता है, वो L/6 ही होता है, राइट, यानी a के बराबर ही होता है। तो सॉल्व करके देखो ये आ रहा है क्या, पॉज करके, फाइन। अब √3 की वैल्यू अप्रॉक्स रख लो 1.7, जिससे कंपेयर करना इजी हो जाएगा। 1.732 होता है, चल जाएगा काम हमारा। मल्टीप्लाई करके देखो लगभग ये आ रहा है। स्क्वायर में तो कुछ करना नहीं है अपने को, हेक्सागोन में √3 की जगह 1.7 के लगभग रखो, 13.6। तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA, और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एरिया सबसे ज़्यादा
किसका है भाई, जिसमें सबसे कम का डिवाइड कर रहे हो सबसे ज़्यादा, हेक्सागोन का सबसे एरिया ज़्यादा एरिया, फिर ये सबसे ज़्यादा का डिवाइड किया तो ये एरिया सबसे कम हो गया ट्राइंगल, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस बार, ध्यान रहे। तो हेक्सागोन का ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा, स्क्वायर का उस बीच में आएगा, सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा, ट्राइंगल का। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट in magnitude and direction of a current carrying square loop, जिसका कि हर एक साइड क्या है, स्मॉल एल है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। करंट लूप इस तरीके से आपका, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई ए। क्या होता है, एन आई ए। अब नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, तो फार्मूला हम काम में लेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, आइए, राइट। एरिया हर एक साइड एल, तो एल स्क्वायर हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डायरेक्शन पर। सबसे पहले आप देखो यहाँ नॉर्थ बन रहा है क्या इसके अंदर, कैसे देखते हैं डायरेक्शन, करंट से देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये नॉर्थ बन रहा है, तो ये इधर नॉर्थ है आपकी तरफ, तो साउथ पीछे की तरफ हो गया। और डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, साउथ इसके परपेंडिकुलर खींचेंगे तो के हो गई ना डायरेक्शन इसका, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया इसका, आई एल स्क्वायर के कैप। समझ में आ गई वाली बात। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी भाई, कि आपका करंट कैरिंग लूप यहाँ रखा हुआ है वाई जेड प्लेन के अंदर, करंट फ्लो इस बार हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, एन आई ए से करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है आपका, तो एन की जगह 1 रख दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। एरिया एल स्क्वायर हो गया क्योंकि हर एक साइड एल इसका। अब डायरेक्शन, सबसे पहले पोल्स बनाइए, क्या यहाँ साउथ पोल जैसा करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट, यहाँ एरो लगा दो इसके, है ना, साउथ, तो इस तरफ साउथ है, तो इस तरफ क्या बना है, नॉर्थ, और डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। तो अगर ये आई कैप है तो क्या ये माइनस आई कैप हो गई डायरेक्शन एम की, तो एम क्या हो जाएगा, आई एल स्क्वायर माइनस आई कैप। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट आई कैरिंग स्क्वायर लूप ऑफ द साइड ए, साइड इस पर ए है, राइट। और लूप देखिए इस तरीके से रखा हुआ है, किसी भी प्लेन के अंदर नहीं है, आपके एक्स वाई प्लेन के साथ कुछ एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, हर एक साइड इसकी है। अब इसको डील करने के लिए क्या करें, देखिए इस साइड के कुछ कंपोनेंट ले लें अपन, जिससे कि दो लूप बन जाएंगे। ये एक साइड को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया, ये इस लूप का एक पार्ट इधर ले लिया एक्स वाई प्लेन में, और दूसरा आ जाएगा आपका वाई जेड प्लेन में। एक तरीके से हमने ए के कंपोनेंट ले लिए हैं, ए का थीटा के साथ कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और ये दूसरा कंपोनेंट इसका आ जाएगा ए साइन थीटा। ये वाली साइड में तो कोई अंतर नहीं आया, ये टेक्निक है बेसिकली करने का, क्वेश्चन थोड़ा आसानी से, कई तरीके से करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, तो ये सबसे आसान तरीका है, उससे कर रहे हैं हम। कई बार एम के कंपोनेंट से भी लेते हैं, तो एम के कंपोनेंट दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि एम की डायरेक्शन परपेंडिकुलर जो प्लेन है और उसके कंपोनेंट, तो इमेजिन करना पड़ता है, सबसे बेस्ट तरीका ये। अब देखिए इसको हमने दो लूप में बांट लिया, ये फर्स्ट कह दो, ये सेकंड कह दो। फर्स्ट की बात करें तो देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, तो इसके पीछे साउथ, तो इसका डायरेक्शन ही हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड की बात करें तो आप खुद बताओ पहले कि यहाँ कैसा बनेगा, क्या साउथ बनेगा, नहीं बनेगा, साउथ पर लगाओ, देखो यहाँ साउथ बनेगा, तो इधर नॉर्थ बन गया, तो यहाँ एम का डायरेक्शन ही आ जाएगा आपका, ठीक बात है। तो एम दो पार्ट में बांट दिया हमने, m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, एक एक को अलग अलग डील कर लेंगे। आई a1 और इसका डायरेक्शन क्या है, के कैप फर्स्ट वाले का। सेकंड का आई a2 डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप, ठीक बात है। एरिया देखो a मल्टीप्लाई बाई ए कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। सेकंड की बात करें a मल्टीप्लाई बाई ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा माइनस आई कैप। आई स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉस थीटा के कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट
ऑफ करंट कैरिंग लूप ऑफ ईच साइड ए। इस बार कुछ ऐसा है लूप, देखिए एक ही लूप है पूरा और दो प्लेन्स के अंदर है, यानी 3D हो गया बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या करते हैं कि इसे हम दो पार्ट में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, देखो सबसे पहले ये लूप बना दिया, अब यहाँ हम इसको कट करेंगे। मान ली इमेजिन करिए कि करंट ऐसे आ रही है, तो एक लूप हो गया इधर। अब करंट थी तो नहीं वास्तव में, तो एक अपोजिट करंट भी लेनी पड़ेगी मेरे को, तब जाके कैंसिल होगी एक दूसरे से। लेकिन इससे फायदा हो गया, ये सेपरेट लूप हो गया, एक एक्स वाई में और दूसरा आपका हो गया एक्स जेड प्लेन के आधार। इन लूप्स को नाम दे दीजिए 1 और 2। क्वेश्चन करने का टेक्निक बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं। और फिर चलिए m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर से फर्स्ट की बात करें, क्या n जैसा डायरेक्शन है यहाँ पर। देखो इसमें करंट जो है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो नॉर्थ पोल बन गया, तो पीछे साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन आ गई, फर्स्ट बनेगी। सेकंड की बात करें अपन, तो सेकंड में जो करंट फ्लो हो रहा है, देखिए इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो क्या यहाँ साउथ जैसा फ्लो हो रहा है या नॉर्थ जैसा फ्लो हो रहा है, नॉर्थ जैसा फ्लो हो रहा है ना, वही एंटी क्लॉक डायरेक्शन है, नॉर्थ बन रहा है। तो नीचे क्या बनेगा, साउथ, तो साउथ टू नॉर्थ हो गई डायरेक्शन। क्लियर है। m1 IA1 और ये डायरेक्शन फर्स्ट वाला क्या है, जेड में आ रही है ना, तो के कैप हो गया। सेकंड की बात करें तो ये डायरेक्शन देखो, ये जे की डायरेक्शन में आ रहा है, IA2 जे कैप हो गया। हर एक साइड ए है तो स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कहलाएगा आपका, के कैप IA² जे कैप। IA स्क्वायर को कॉमन ले लें तो जे प्लस के कैप इज द आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसी चैप्टर का। इसमें हम डील करेंगे, एक तो सबसे पहला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कूलम्ब्स लॉ होता है वैसे ही चलेगा मैग्नेट के लिए। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटर पर और जनरलाइज पॉइंट पर, कि मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। फिर मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर टॉर्क कैसे लगता है, उसे रोटेट कराना है तो वर्क कितना करना होगा, और जब हम वर्क कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है उसमें। फिर फाइनली देखेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। See you in next lecture. Thank you for watching.